चलो ठीक है, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का बॉन्ड वैल्यूएशन। ठीक है, तो लिखो हेडिंग कॉपी में बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन। अब बॉन्ड वैल्यूएशन का बेसिक मीनिंग ये है कि किसी भी बॉन्ड का, ठीक है, फेयर प्राइस पता करना। ये जो भी मैं अभी कहूंगा तो शुरुआत में हो सकता है कुछ भी समझ में नहीं आए। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं बताओ। बॉन्ड वैल्यूएशन का मतलब क्या है? किसी भी बॉन्ड का फेयर प्राइस पता करना। अब बॉन्ड क्या होता है, उसका फेयर प्राइस क्या होता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ को पहले डिटेल में करके समझते हैं और फिर लास्ट में क्वेश्चंस कैसे किया जाएगा उस पर बात थोड़ा सा कर लेंगे। बट बेसिकली याद रखना कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या हम लोग को, किसी भी बॉन्ड का फेयर प्राइस क्या होता है वो पता करना। किसी भी बॉन्ड का फेयर प्राइस क्या होता है वो पता करना। ठीक है, तो इसमें लिखाने का बहुत कहानी वानी था, इसीलिए मैंने सोचा कि प्रिंट आउट ही दे दें आप लोग को, रीड करते जाओ, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा मैं मार्क करवा दूंगा और एक दो डेरिवेशन है जो इसमें नहीं है मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स का डेफिनेशन लिखाया हुआ है इसमें, द वेरियस प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू रन देयर ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट स्कीम्स, फुल स्टॉप। टू रेज मनी दीज ऑर्गेनाइजेशंस इशू bonds in which the general public or business firms can invest for a certain period of time, thereby earning interest on the invested sum of money until the redemption of bond. ठीक है, thus bonds are loans made to big government organizations and companies by individuals or business entities. ठीक है, इसका बेसिकली मीनिंग ये है, देखो कि कई बार गवर्नमेंट को, ये बहुत बड़ा बड़ा कंपनी को जो ऑलरेडी अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन फिर वो कोई नया सपना देख लेता है कि हमको ये भी करने का मन है, अब हमको वो भी करने का मन है। ठीक है, जैसे हम लोग के पास में सपोज करो अभी रिसेंट का अगर एक एग्जांपल दें तो S400 का नाम सुना है आप लोगों ने, वो हम लोग खरीद लिए हैं और अभी से हम लोग का मन मचल रहा है कि हम लोग S500 भी लेंगे। ठीक है, अब S500 का जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ के आसपास आएगा एक बैटरी का प्राइस, और 2-3 बैटरी लेना है तो मतलब समझ लो कितना पैसा देना है उसको। तो ये सब जो अचानक से रिक्वायरमेंट आ जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास में, ये कोई बड़ा कंपनी के पास में, तो उसके लिए उसको इमीडिएट पैसा चाहिए। अब ऐसा नहीं कि प्रिंटिंग मशीन पड़ा हुआ तो चलो छापना शुरू कर दो। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं से क्या है कि मार्केट से ही पैसा उठाना पड़ेगा। तो बॉन्ड एक तरीका है जिसके थ्रू वो पैसा उठा सकता है। बॉन्ड का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऐसा समझो कि सरकार या कोई भी कंपनी आपसे कर्जा लेगा, ठीक है, एक तरीके से, और आप कर्जा उसको देंगे। कर्जा लेने के बाद में वो आपको 2-3 चीज़ प्रॉमिस करेगा। पहला प्रॉमिस करेगा, ठीक है देखो 5 साल के बाद में तुम ये पूरा पैसा हमसे वापस ले लेना। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 5 साल के बाद में ये पूरा पैसा जितना हम उसको दिए हैं उतना ही यदि हमको मिलेगा तो फिर फायदा क्या हुआ, हम क्यों अपना पैसा उसको दें। तो इसमें क्या है कि 2-3 क्लॉज होता है कि 5 साल के बाद में आपको जितना पैसा आपने दिया है वो तो रिटर्न मिल ही जाएगा, और इस 5 साल के पीरियड में हर साल आपको कुछ ना कुछ पैसा एज अ इंटरेस्ट वो देगा। आज आप पैसा उसको दे दिए, आज से 1 साल के बाद में वो सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको देगा, 2 साल के बाद में सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको देगा, 3 साल के बाद में सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको देगा, 4 के बाद भी देगा, और 5वें साल के एंड में भी वो आपको 5वें साल का इंटरेस्ट भी देगा, और 5वें साल के बाद में वो जितना भी पैसा आपसे लिया था प्रिंसिपल अमाउंट वो रिटर्न कर देगा आपको। तो ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ना हर साल, ये आपका प्रॉफिट है। बात आया समझ? तो बॉन्ड बेसिकली इशू करता कौन है, गवर्नमेंट या फिर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। क्यों इशू करता है? कॉमन पब्लिक से या बिजनेस फर्म से लोन उठाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ूं। अच्छा नहीं, बीच में एक पैरा छोड़ दिया मैंने। A bond is a debt instrument that provides an investor, क्या क्या देता है इन्वेस्टर को, देखो मतलब यही जो मैं कह रहा था अभी। नंबर 1, a fixed sum called redemption value on a given future date called redemption date। ये redemption date हो गया कि जब आपका बॉन्ड जो है वो मैच्योर हो जाएगा, लास्ट डे जिस दिन आप वो कागज जमा करके पैसा वापस ले लेंगे। एक तो वो दे रहा है आपको। दूसरा देखो क्या दे रहा है, पीरियोडिक पेमेंट्स कॉल्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स अंटिल द रिडेम्पशन डेट। मतलब वही है कि 5 साल के बाद में तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा और हर साल आपको क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट मिलता रहेगा वो क्या है, पीरियोडिक पेमेंट। और जो लास्ट में आपको पैसा वापस मिलेगा उसको ये क्या बोल रहे हैं, रिडेम्पशन वैल्यू। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कुछ मतलब टेक्निकल टर्म्स है, बात तो एकदम सिंपल ही है, बस क्या कि टर्म्स थोड़ा बड़ा बड़ा है यहाँ पे। तो एक जो मैच्योर अमाउंट मैं कह रहा था उसको ये क्या बोल रहे हैं, रिडेम्पशन वैल्यू, और जो मैं इंटरेस्ट कह रहा था उसको ये क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिक पेमेंट। आगे बढ़ो, देखो द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड आर कंटेन्ड इन अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर यानी कि बॉन्ड होल्डर जिसको बॉन्ड मिलेगा एंड द सेलर दैट इज द बॉन्ड इशूअर इज कॉल्ड इंडेंचर।
इंडेंचर मतलब हो गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत आप उसको पैसा देंगे और वो आपसे पैसा लेगा, और कोई भी डिस्प्यूट अगर आपके और उसके बीच में होता है तो उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली ही उसको सेटल किया जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखो, इन विच द इशूअर प्रोमिसेस टू पे द बायर द रिडेम्पशन वैल्यू आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एंड पीरियडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स। सिंपल बात ही है, क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलो हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बॉन्ड्स, ठीक है। ये सब भी मैक्सिमम अकाउंट्स आप लोग पढ़ ही चुके हो, मेरे ख्याल में शायद ब्रशअप ही होगा, ठीक है, कुछ क्या पता एक दो चीज़ मैं ही आप लोग से सीख लूँगा। देखिए, पहला है फेस वैल्यू, द प्राइस एट विच द बॉन्ड इज सोल्ड टू द बायर, मतलब इन्वेस्टर, एट द टाइम ऑफ इशूइंग द बॉन्ड इज कॉल्ड फेस वैल्यू और पार वैल्यू। ठीक है, इसमें कुछ बताने का है? हाँ या ना में जवाब दे दो। नहीं। मेच्योरिटी डेट ऑफ अ बॉन्ड, दिस इज द डेट ऑन विच द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द बॉन्ड बिकम्स ड्यू. It is also called redemption date. All bond have maturity period. Some may be short term and other may be long term. On maturity of a bond, the full face value of the bond is repaid to the investor. ठीक है, क्लियर है ये वाला भी कि बॉन्ड है एक सर्टेन पीरियड तक के लिए, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, एक सर्टेन पीरियड के बाद में आप जाओ, दो कागज और आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रिडेम्पशन डेट, यानी कि मेच्योरिटी पीरियड पार होने के बाद, ठीक है, द बायर रिटर्न्स बैक द बॉन्ड टू द सेलर। मतलब रिटर्न्स बैक बॉन्ड मतलब वो कागज जिस कागज में सारा बात लिखा हुआ था, रिटर्न्स बैक द बॉन्ड टू द सेलर एंड गेट्स बैक हिज ओरिजिनल इन्वेस्टेड अमाउंट। ओरिजिनल इन्वेस्टेड अमाउंट मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, एंड एनी बैलेंस इंटरेस्ट ओड अप टिल दैट डेट, एनी बैलेंस इंटरेस्ट ओड अप टिल दैट डेट। इसका क्या मतलब हुआ कि वैसे अगला ने प्रॉमिस किया कि हर साल हम आपको इतना 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 इंटरेस्ट देंगे, किसी एक साल दो साल मानो किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से, ठीक है, वो मानो कि आपको पैसा दे नहीं पाया, तो जब आप बॉन्ड रिडीम करने के लिए जाओगे तो उस टाइम पर वो आपको सारा पैसा घुमा के दे देगा। इंटरेस्ट भी जो अगर कुछ पहले का बचा हुआ है तो भी जोड़ जाड़ के पूरा पैसा आपको दे देगा। ठीक है, तो बोलो ठीक है कि नहीं? हाँ, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट देखो, रिडेम्पशन प्राइस या मैच्योरिटी वैल्यू, the amount which the bond issuer pays to the buyer at maturity is called redemption price. ठीक है, एक बार और पढ़ देते हैं। The amount which the bond issuer pays to the buyer at maturity is called redemption price. The redemption price is generally equal to the face value of the bond. In this case, the bond is said to be redeemed at par. Sometimes the bond may be redeemed at a price above or below the face value. Such bonds are said to be redeemed at above par or below par respectively. It is to be noted that if a bond is to be redeemed at 200, it means that redemption price ब्रैकेट में maturity value of the bond is 200% of its face value. ठीक है, अब ये थोड़ा बकवास सा चीज़ है, ठीक है, मार्केट कंडीशंस की वजह से जनरली तो कॉमन आइडिया यही है कि मतलब ठीक है, उस पर जो लिखा हुआ है मेच्योरिटी डेट आएगा, जाके कागज जमा करो, 5000 लिखा हुआ तो अगला 5000 आपको दे देगा। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनी का बॉन्ड ऑन जो है वो जो फेस वैल्यू है उससे ऊपर नीचे काम करता है। ऊपर नीचे काम करता है अगर कि कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसका जो बॉन्ड है उसमें जो रिडेम्पशन जब आप करने के लिए जाओगे तो फेस वैल्यू से थोड़ा पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो उस टाइम पर हम लोग बोलते हैं कि दिस इज रिडीम्ड अबव पार। पार मतलब जितना लिखा हुआ है फेस वैल्यू उतना ही पैसा अगर रिडेम्पशन के टाइम पर मिलता है आपको एज अ प्रिंसिपल तो एट पार हो गया। अगर ज़्यादा पैसा मिलता है तो अबव पार, और अगर कम पैसा मिलता है तो बिलो पार। ठीक है, और कभी अगर ऐसा लिखा हुआ है कि अ बॉन्ड इज टू बी रिडीम्ड एट 180 या अ बॉन्ड इज रिडीम्ड टू बी एट से 120, तो इसका मीनिंग ये होगा कि आपको जो बॉन्ड बेचोगे आप उसमें फेस वैल्यू का 120% मिलेगा। बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? द बॉन्ड इज टू बी रिडीम्ड एट से 50, इसका मतलब फेस वैल्यू का 50% मिलेगा। बॉन्ड इज टू बी रिडीम्ड एट 200, ये मतलब एक तरीका है, एक लैंग्वेज है बोलने का। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ अ बॉन्ड इज टू बी रिडीम्ड, इसको अंडरलाइन कर लो चाहो तो, इट इज टू बी नोटेड दैट if a bond is to be redeemed at 200, then it means that redemption price of the bond is 200% of its face value. समझ में आया? ये 200 के जगह 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और जो भी बोला हुआ रहेगा फेस वैल्यू का उतना परसेंट आपको एज अ रिडेम्पशन वैल्यू दिया जाएगा। क्लियर है आइडिया? पक्का? आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो कूपन रेट।
कूपन रेट में क्या है देखो, द कूपन रेट इज द फिक्स एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज विच द बॉन्ड इशूअर पेज ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड टू द बॉन्ड होल्डर। ठीक है, तो एच थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, होल्डर कर दो उसको, टू द बॉन्ड होल्डर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सपोज करो कि आपने बॉन्ड खरीदा 5,000 रुपए का, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है कि मतलब आपको 10% के हिसाब से हर साल के एंड में इंटरेस्ट दिया जाएगा। कितना परसेंट के हिसाब से? 10%। तो ये 10% हो गया आपका कूपन रेट। ठीक है, और हर साल के एंड में 5,000 आपका फेस वैल्यू इन्वेस्टेड था, 10% कितना हुआ उसका? 500 रुपया। तो साल के एंड में आपको 500 रुपया दे दिया जाएगा। पता है समझ? कूपन रेट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिस रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो जो पीरियोडिक पेमेंट आपको मिल रहा था, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बेसिकली नोन एज कूपन रेट। नहीं आया समझ? ठीक है, आगे बढ़ो। देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ 6% कूपन रेट मीन्स, या रुक जाओ, फॉर एग्जाम्पल 6% कूपन रेट मीन्स दैट द बॉन्ड होल्डर विल रिसीव 6% ऑफ द फेस वैल्यू एवरी ईयर। ठीक है, क्लियर है ये वाला चीज। नेक्स्ट देखो क्या है, कूपन पेमेंट। कूपन पेमेंट मतलब वही हो गया कि कूपन रेट के हिसाब से एक साल जब पार होगा या एक मान लो कि पीरियड जब पार होगा, उसके बाद में आपको आपका इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, और जो इंटरेस्ट एज अ पीरियोडिक पेमेंट आपको मिलेगा, उसी पीरियोडिक पेमेंट का नाम क्या है? कूपन पेमेंट। क्लियर है? पढ़ लो एक बार। द पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द इशूअर ऑफ द बॉन्ड आर कॉल्ड कूपन पेमेंट्स। दीज पेमेंट्स आर रिसीव्ड बाय द बॉन्ड होल्डर एट रेगुलर इंटरवल्स एज स्टिपुलेटेड इन द इंडेंचर। मतलब वो जो आप लोग के बीच में लीगल कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें जैसा जैसा लिखा हुआ था, एज पर दैट आपको हर एक पीरियड के पार होने के बाद में इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा? कूपन रेट। और इंटरेस्ट का पेमेंट जो होगा उसको क्या बोलोगे? कूपन पेमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, यील्ड टू मैच्योरिटी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज्ड टू डिस्काउंट द बॉन्ड्स कैश फ्लोज इज नोन एज डिस्काउंट रेट और यील्ड टू मैच्योरिटी। इसको स्टार मार्क कर लो, इसको स्टार मार्क करो। हो गया? ये क्या होता है मैं थोड़ा रुक के बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट एक और बस टर्म बचा हुआ है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड। इसमें देखो क्या है कि ऑल बॉन्ड्स डू नॉट नेसेसरीली हैव कूपन पेमेंट्स। द बॉन्ड्स विच डू नॉट हैव कूपन पेमेंट्स आर कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। कुछ बॉन्ड ऐसा होता है कि जो आपको मान लो कि ये पीरियोडिक पेमेंट नहीं करेगा। जैसे मान लो कि एफडी को आप बोल सकते हो कि वो जीरो कूपन बॉन्ड है। ठीक है, कि आप दे दो और बीच में कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्टली जो मिलेगा मैच्योरिटी पे मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो उस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम लोग? जीरो कूपन बॉन्ड। अभी यील्ड टू मैच्योरिटी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे ये बहुत ज़्यादा डीप चीज़ है, हम लोग को लेकिन उतना डीप में जाना नहीं है। हम लोग इसका एक ही एस्पेक्ट चाहिए और मैं उसी एस्पेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, अब आगे चल के हम देखेंगे कि बॉन्ड वैल्यूएशन कैसे करना है। ठीक है, और बॉन्ड वैल्यूएशन का मैंने मतलब क्या बताया आपको? फेयर प्राइस। क्या प्राइस मैंने बोला? फेयर प्राइस। अब फेयर प्राइस का क्या अंडरस्टैंडिंग है, इस बात को थोड़ा समझने का ट्राई करो। एक सपोज करो कि 5,000 का बॉन्ड है। कितने का बॉन्ड है? 5,000 का बॉन्ड है, और वो मेरे को प्रॉमिस करता है कि 10% के रेट से अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं या 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर लो, चलो फेस वैल्यू मैंने कितना बोला? 5,000। कितने टाइम पीरियड के लिए बोला मैंने? 10 साल के लिए। तो आपको अगला बोल रहा है कि एक बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू होगा 5,000 और 10 साल के लिए वो आपको 10% से इंटरेस्ट देता रहेगा। ठीक है, तो हर साल कितना इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस कर रहा है वो? 500। पहले साल के एंड में 500, दूसरे साल के एंड में 500, तीसरे साल के एंड में 500, चौथे साल के एंड में 500, ऐसा कर करके 10 साल तक, और 10वें साल के एंड में फेस वैल्यू कम से कम रिटर्न कर देगा वो 5,000। अब आइडिया ये होता है कि भाई इसका फेयर प्राइस क्या होगा, कि आज हम ये सारा स्ट्रीम ऑफ पेमेंट फ्यूचर में रिसीव करने के लिए आज हम कितना पे करें इसको, क्या प्राइस उचित प्राइस होगा इसका। तो यहाँ पर फिर से आप ऐसा सोचो कि मतलब कहीं ना कहीं वो जो एन्युटी वाला कंसेप्ट बताया था, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, उसका यूज आता है। ठीक है, कि आज के दिन में इस सारा स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स को फ्यूचर में रिसीव करने के लिए फेयर प्राइस क्या होगा। इसका आंसर है कि जितना भी स्ट्रीम ऑफ पेमेंट आप रिसीव करना चाहते हो ना, इन सारे का इंडिविजुअली आप निकालो प्रेजेंट वैल्यू। 500 रुपये 1 साल बाद मिलेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। 500 रुपया 2 साल बाद मिलेगा, उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। 3 साल बाद प्रेजेंट वैल्यू, 4 साल बाद वाले 500 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू, 5 साल बाद वाले 500 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू, ऐसे कर करके 10 साल में जो 500 रुपये आपको मिलेगा, सबका आज के दिन में प्रेजेंट वैल्यू आप पहले निकालो। साथ में आप लास्ट में मैच्योरिटी वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू भी लेने वाले हो। ठीक है,
मान के चलते एक बार के लिए कि वो फेस वैल्यू की इक्वल ही है, तो 10 साल के बाद में आप 5,000 रुपया फेस वैल्यू भी लोगे उससे, उसका भी आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू आप निकालो। बात आ रहा समझ? अब ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यूज करोगे, जिसको हम वहां पर क्या बोलते थे, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते समय वही चीज क्या होता था, रेट ऑफ कंपाउंडिंग, और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते समय वही चीज क्या होता था, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग। बात आ रहा है समझ? तो बॉन्ड्स के केस में ये जो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग हम यूज करेंगे ना, मतलब कोई भी स्ट्रीम ऑफ पेमेंट जो फ्यूचर में हमको मिलने वाला है उनका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यूज करेंगे, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोला जाता है यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कूपन रेट। कूपन रेट वो रेट है जिस रेट से बॉन्ड इशुअर हमको इंटरेस्ट पे करेगा। बात आया समझ? और YTM यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी कौन सा रेट है, जिस रेट से हम फ्यूचर फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू हम निकालें। बात आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ लो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज्ड टू डिस्काउंट, इसीलिए डिस्काउंट लिखा हुआ है कि मतलब हम क्या करेंगे, फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो उसको बेसिकली मैथमेटिक्स में क्या बोला जाता है, कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग? डिस्काउंटिंग। इसीलिए लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज्ड टू डिस्काउंट द बॉन्ड्स कैश फ्लोज यानी कि फ्यूचर कैश फ्लोज इज नोन एज डिस्काउंट रेट और यील्ड टू मैच्योरिटी। आया बात समझ? पक्का? और फेयर प्राइस वाली चीज पे एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सोचना ध्यान से। मैं क्या कह रहा था कि बॉन्ड था हमारे पास में कितने रुपए का, कितने साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा था हमको, 10%। तब ये सारा फ्यूचर कैश फ्लोज का आप आज के दिन में निकालो प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, एनीथिंग इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू और लेस देन प्रेजेंट वैल्यू इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। नहीं आया समझ? फ्यूचर में हम वो सारा रिसीव करेंगे, ये तो पक्का है, तो उन सारे का आज के दिन में जो प्रेजेंट वैल्यू है एट मैक्स हमको उतना पे करना चाहिए, और अगर उससे भी सस्ता में कोई हमको दे दे तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन उससे महंगा में अगर दे रहा है तो मतलब हमारा लॉस है। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का ना? और यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है कि फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय जो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग हम यूज करेंगे वो है हमारा यील्ड ऑफ मैच्योरिटी या यील्ड टू मैच्योरिटी। नहीं आया समझ? आया? पक्का? ओके, नेक्स्ट देखो। अब थोड़ा सा ये बकवास है, उसके बाद में फॉर्मूला है, फिर क्वेश्चन है। सेल्स एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स। Bonds are sold and bought in the open market at a price usually different from redemption price और face value। वही कंपनी का मतलब खुद का क्या है कि क्रेडिबिलिटी का बात है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये सब मतलब क्या है कि हमेशा थोड़ा हायर पे ही सेल और परचेज होता है, और अगर मान लो कोई घटिया कंपनी है तो उसका लोअर पे जाता है, कंपनी भी अगर अच्छा है तो उसका हायर पे जाता है। ठीक है, आगे देखो। द रीजन फॉर दिस इज दैट बायर या इन्वेस्टर expects to realize an income from his investment at a rate called yield rate or effective rate of interest या effective interest rate which is usually more than the coupon rate। ठीक है, ये वही yield to maturity का बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखो। The price of the bond in the open market which is acceptable to both buyer and seller is called fair value of the bond। मतलब buyer कौन हो गया, हम लोग, और seller कौन हो गया, कंपनी या फिर गवर्नमेंट। आगे देखो। The actual price at which the buyer purchases the bond is called purchase price or market price, which is equal to the fair value and may be more or less than the face value of the bond, depending on credibility of the company or credibility of the issuer। ठीक है, आगे देखो। The buyer of the bond is entitled to receive all future dividends and redemption amount at the time of maturity of the bond। The buyer or investor gets two benefits against the payment of purchase price of the bond: redemption value at the time of redemption, periodic interest payment यानी कि कूपन पेमेंट। Thus the purchase price of a bond should be equal to present value of annuity formed by its interest payments plus present value of its redemption value। बस ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी जो लिखा हो बकवास है, क्वेश्चन में उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, लास्ट लाइन अंडरलाइन कर लो। द परचेज प्राइस ऑफ अ बॉन्ड should be equal to the present value of the annuity formed by its interest payments plus the present value of its redemption value। और परचेज प्राइस को ही आप चाहो तो बोल सकते हो फेयर प्राइस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड वैल्यूएशन इज अ मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू और से परचेज प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन इज दैट
its value is equal to the sum of present values of its expected cash flows, that is the cash expected to be received from investment in the bond. ठीक है, और कैश कौन कौन सा मिलेगा हम लोग को, एक बार और रिकॉल करो, इंटरेस्ट पेमेंट, पीरियोडिक पेमेंट, और क्या मिलेगा, रिडेम्पशन वैल्यू, मैच्योरिटी पे, ठीक है ना। आगे देखो, since the face value of the bond and interest payments are fixed, so investor uses bond valuation to determine the worth of bond. और इसमें वही बात जो मैं कह रहा था कि सारा फ्यूचर कैश फ्लोज का आप क्या निकालो, प्रेजेंट वैल्यू। अगर प्रेजेंट वैल्यू तक में आपको बॉन्ड मिल रहा है तो बॉन्ड अच्छा है, और अगर उससे भी कम में मिल रहा है बॉन्ड तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बॉन्ड का प्राइस इससे ज़्यादा बताया जा रहा है तो मतलब वो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट आपका लॉस है। क्लियर है ना बात। आगे देखो, there are two basic approaches to determine fair value और purchase price of the bond, viz पहला है present value approach और दूसरा है relative value approach, which are given below। ठीक है, आज हम बात करेंगे present value approach पे। तो present value approach में देखो क्या लिखा हुआ है, in this approach the present value of each expected cash flow is calculated and then all the individual present values are added to obtain the fair value or purchase price of the bond। मतलब मैक्सिमम ये जो प्रेजेंट वैल्यूज का सम आएगा, बॉन्ड प्राइस उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट जनरली जब क्वेश्चंस में हम लोग को बोलेगा कि परचेज प्राइस बताओ, तो हम क्या कि कम होने के आइडिया को नहीं एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पर हमारा आइडिया क्या होगा, सारा फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालो और उसका सम कर दो, जितना आया वही हो गया हमारा फेयर प्राइस या फिर परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड। नहीं आया समझ। नेक्स्ट देखो, the fair value of the bond is present value of stream of cash flows it is expected to generate। ठीक है, इस लास्ट लाइन को भी चाहो तो एक बार अंडरलाइन करो। अभी फॉर्मूला डिराइव करते समय इस लाइन का थोड़ा सा काम है, एक बार और पढ़ते हैं इसको। द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट। ठीक है, ओके, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं अब, क्योंकि अब तो सीधा फॉर्मूला फिर क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ कि बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, करो ट्राई करो यार, ऐसे नहीं। फेयर प्राइस बॉन्ड मतलब बॉन्ड बेसिकली क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू गवर्नमेंट या कोई भी बड़ा बिजनेस बहुत बड़ा क्वांटिटी में पब्लिक से लोन ले सकता है। समझ में आ रहा है। ओके, उसके बाद में इंपॉर्टेंट टर्म्स में अगर बात करें तो पहला टर्म था फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब बॉन्ड के ऊपर ना खुद का एक वैल्यू लिखा हुआ होता है, वही उसका फेस वैल्यू। ठीक है, जनरली मतलब इसी पे बिकता है, लेकिन कभी कभार देखो जैसे स्टॉक शेयर में भी क्या होता है कि डिविडेंड अगर बहुत अच्छा मिलने वाला है तो आदमी क्या है कि फेस वैल्यू से थोड़ा हायर प्राइस पे करके भी मतलब खरीदना चाहता है उसको। बात आया समझ। तो वही फिर एट प्रीमियम है ना, एट डिस्काउंट, वो सब सारा चीज़ चलता है। तो इसमें भी हाँ ठीक है, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा ही होना चाहिए कि कागज़ पे जितना लिखा हुआ उतना में ही बिक्री होना चाहिए। लेकिन अब मान लो कि एक ऐसा सिचुएशन सोचो कि एक ना 5000 लिखा हुआ बॉन्ड है। कितना लिखा हुआ बॉन्ड है, 5000, लेकिन उस कंपनी का क्रेडिबिलिटी बहुत खराब है कि वो प्रॉमिस तो करता है कि हाँ हम हर साल इंटरेस्ट देगा, लेकिन 5 में से 4 साल वो देता है, 1 साल वो मार देता है पैसा, ये डिले कर देता है पेमेंट। तो उस कंपनी का बॉन्ड को खरीदना चाहेगा, क्योंकि हम तो ये सोच के बैठे हैं कि भैया आज तुमको दे दिया और भविष्य में तुम भी हमको दे दो टाइम से। नहीं आ रहा समझ, थोड़ा आ रहा है, पूरा आ रहा। अभी कुछ दिन पहले कांड हुआ था, इंडिया में नहीं हुआ था, चाइना में हुआ था। एवरग्रैंड बोल के कंपनी था। ठीक है, इंडिया में जैसे HDFC है ना, उस टाइप से समझो कि वहाँ पर एवरग्रैंड है। दे जनरली डील इन रियल एस्टेट। ठीक है, तो उनका ऐसे बॉन्ड वॉन्ड था, और जब मान लो कि ये इंटरेस्ट पेमेंट का, ये डिविडेंड पेमेंट का टाइम आया तो कंपनी एक टाइप ऑफ मान लो कि बैंकरप्सी घोषित कर दी। तो ऐसा बॉन्ड कौन खरीदना चाहेगा बताओ। बात आया समझ। तो अगर कंपनी का मान लो कि पास्ट हिस्ट्री इस टाइप का है तो जनरली क्या होता है, कंपनी बॉन्ड इशू तो करता है मान लो कि 5000 करके, बट उसका बॉन्ड बिक्री होता है वही मान लो कि 4500 में, 4000, 5000 कोई देना ही नहीं चाहता उसको, क्योंकि कंपनी का क्रेडिबिलिटी खराब है। बात आ रहा समझ। तो इसमें ऐसा सोचो कि मतलब ये रिस्क उठाने की वजह से वो डिस्काउंट एक कंपनी को देना पड़ता है। नहीं बात आया समझ। फिर मान लो कोई कंपनी बहुत अच्छा कंपनी, जैसे सपोज करो कि US गवर्नमेंट डायरेक्टली, वो लोग भी ट्रेजरी बिल इशू करता है। अब उनका पूरा भरोसा है कि नहीं भैया इंटरेस्ट एकदम टाइम से आएगा। ठीक है ना, तो उसके बॉन्ड को आदमी थोड़ा हायर प्राइस में भी लेने में इंटरेस्टेड रहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा जो हायर प्राइस पे कर रहे हैं वो भविष्य में आने वाले इंटरेस्ट से एडजस्ट कर लेंगे। ऐसा सोच लेंगे कि 10 इंटरेस्ट की जगह 4 ही इंटरेस्ट आए, 5 ही इंटरेस्ट आए, बट इंटरेस्ट तो अच्छा आएगा और टाइम से आएगा। तो अगर कंपनी का क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छा है ना, तो फेस वैल्यू से थोड़ा हायर प्राइस पे भी उसका सेलिंग और परचेजिंग होता है।
नहीं आया समझ? अरे बोलो। तो फेस वैल्यू का बेसिकली मतलब क्या हुआ, बॉन्ड पे लिखा हुआ जो प्राइस है वो फेस वैल्यू है। ट्रेडिंग लेकिन जरूरी नहीं है कि फेस वैल्यू में ही हो, ठीक है, एथिकली होना उसमें चाहिए था, लेकिन कंपनी के खुद के क्रेडिबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है तो हायर प्राइस पे होगा, और थोड़ा खराब है तो लोअर प्राइस पे भी हो सकता है। नेक्स्ट है मैच्योरिटी डेट ऑफ अ बॉन्ड। ये क्या है, जिस दिन प्रिंसिपल अमाउंट वापस किया जाएगा उसको बोला जाएगा मैच्योरिटी डेट ऑफ द बॉन्ड। नेक्स्ट रिडेम्पशन ऑफ अ बॉन्ड। बॉन्ड जिस दिन खरीदोगे तो आप दोगे पैसा, वो आपको देगा कागज, कागज पे बहुत सारा बात लिखा हुआ होगा। जिस दिन मैच्योरिटी पीरियड आ गया, कागज वापस कर दो, वो आपको पैसा वापस कर देगा, और ये जो कागज वापस करके पैसा वापस लोगे आप अपना, इसको बोला जाता है रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड। क्लियर है? नेक्स्ट बताओ रिडेम्पशन प्राइस। रिडेम्पशन प्राइस ऐसे जनरली वही कि कागज पे जितना लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा, लेकिन कभी कभार ज्यादा या कम भी हो सकता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कहीं बोला गया है कि बॉन्ड इज टू बी रिडीम्ड एट 200, इसका मतलब है कि फेस वैल्यू का 200% रिडेम्पशन वैल्यू। अब बॉन्ड इज टू बी रिडीम्ड एट से 70, इसका मतलब फेस वैल्यू का 70% विल बी रिडेम्पशन वैल्यू। क्लियर? आगे बढ़ो। कूपन रेट, क्या मतलब है इसका, जिस रेट से इंटरेस्ट हमको पे बैक किया जाएगा पीरियोडिक पेमेंट के फॉर्म में, उसको बोलेंगे कूपन रेट। नेक्स्ट कूपन पेमेंट, वो जो पीरियोडिक इंटरेस्ट हमको मिलेगा वो क्या हो गया, कूपन पेमेंट। नेक्स्ट यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है, जिस रेट से हम फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो है यील्ड टू मैच्योरिटी। नेक्स्ट जीरो कूपन बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जिसमें बीच में कोई पीरियोडिक पेमेंट नहीं आएगा, शुरुआत में हम पैसा देंगे और मैच्योरिटी पे वो हमको पैसा देगा, बीच में कोई पैसा का लेन देन नहीं है, उसको क्या बोला जाएगा, जीरो कूपन बॉन्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक? सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड, सिंपल सा बात है कि जैसे स्टॉक शेयर डिवेंचर बिक्री होता है शेयर मार्केट में, वैसे बॉन्ड का भी बिक्री और खरीद कहाँ होता है, शेयर मार्केट में, ठीक है। तो वही बात इसमें लिखा हुआ, कुछ खास नहीं था। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में कितना अप्रोच है जो हम लोग के सिलेबस में है, क्या क्या, प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच और रिलेटिव प्राइस अप्रोच। रिलेटिव प्राइस अप्रोच बाद में देखेंगे, आज क्या देखेंगे, पहले प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच। प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच में ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन भी कर लिया था आप लोग, मिलके पढ़ो सब लोग। द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड is the present value of stream of cash flows it is expected to generate, ठीक है। तो फेयर प्राइस बेसिकली क्या हुआ कि जितना भी फ्यूचर में हमको मिलने वाला पैसा है सबका हम आज के दिन में क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते समय जो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग यूज होगा वो कौन सा होगा, यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। उससे प्रेजेंट वैल्यू सबका कैलकुलेट करूं और इन सारे प्रेजेंट वैल्यू का जो सम होगा वो सम ही क्या होगा हमारे लिए, फेयर प्राइस, ठीक है। और अगर फेयर प्राइस से नीचे में मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, कभी भी फेयर प्राइस से ऊपर हमको पे नहीं करना चाहिए। नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा 100%। अच्छा अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज में देखो, चाहो तो एक हेडिंग टाइप लिख लो, फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच। फॉर्मूला फॉर, ये थोड़ा एक लाइन और ऐड कर दो, फॉर्मूला फॉर फेयर प्राइस ऑफ बॉन्ड, नहीं मिला, फॉर्मूला फॉर, ये उसको दे दो, फॉर्मूला फॉर फेयर प्राइस, फॉर्मूला फॉर फेयर प्राइस ऑफ बॉन्ड बाय प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच। फॉर्मूला फॉर फेयर प्राइस ऑफ द बॉन्ड बाय प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच, ठीक है। एक बार बस ये पैरा पढ़ लो, बाकी फॉर्मूला मैं डिराइव करके दिखा देता हूं आप लोग को। लेट एफ बी द फेस वैल्यू, आर बी द रिडेम्पशन प्राइस, मैच्योरिटी वैल्यू। अच्छा फेस वैल्यू और रिडेम्पशन प्राइस जनरली क्या होना चाहिए था, सेम, लेकिन अगेन कंपनी के क्रेडिट का बात है तो रिडेम्पशन के टाइम पर हो सकता है कि आपको ज्यादा पैसा भी मिल सकता है और आपको कम पैसा भी मिल सकता है, इसीलिए एफ को फेस वैल्यू और आर को मैंने क्या माना है यहाँ पर, रिडेम्पशन वैल्यू। आगे चलो, सी बी द कूपन पेमेंट यानी कि पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट, आई बी द यील्ड रेट पर पीरियड एंड एन बी द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट। ये ऑफ पीरियोडिक दो बार लिखा हुआ, काट दो एक बार, ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट। देन फेयर वैल्यू ब्रैकेट में परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज डिनोटेड बाय पी, इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू सी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन अपॉन आई प्लस आर इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर माइनस एन, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि कैसे आ रहा है, थोड़ा अच्छा महसूस होगा आप लोगों को।
उसी तरीके का एक टाइमलाइन बनाएंगे हम लोग, जैसे पहले की डेरिवेशंस में बना के रखा था। देखो सपोज करो कि ये टाइमलाइन है, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 3, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा n तक, और ये मान लो कि n-1 है। 0 पे कुछ मिलेगा क्या? सब लोग थोड़ा ध्यान से देख लेना, 0 पे कुछ मिलेगा पक्का। 1 पे क्या मिलेगा? C मिलेगा, कूपन पेमेंट। 2 पे क्या मिलेगा? 3 पे क्या मिलेगा? और ऐसे सब पे क्या मिलता जाएगा? n-1 पे C, n पे C भी मिलेगा और R भी मिलेगा। फील आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, इस C का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू का आइडिया क्या होता था कि P वॉज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n। A क्या है? अमाउंट जो हमको मिलने वाला है भविष्य में। n क्या है? नंबर ऑफ पीरियड्स आफ्टर विच कैपिटल A इज ड्यू। ठीक है, एंड व्हाट इज I हियर? रेट ऑफ डिस्काउंटिंग। नहीं आ रहा समझ? क्लियर है? तो इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? गेस करो। C बाई 1 प्लस आई। सही कह रहे हैं? इसका क्या हो जाएगा बताओ? C बाई 1 प्लस आई का स्क्वायर, क्योंकि 2 पीरियड हो गए। फिर थर्ड वाले क्या हो जाएगा बताओ? C बाई 1 प्लस आई का पावर 3, और ऐसे कर करके नीचे जाता जाएगा। इसका भी क्या आएगा बोलो? C बाई 1 प्लस आई टू द पावर n-1। ये जो C है इसका क्या होगा? C बाई बोलो 1 प्लस आई टू द पावर n, और यहां पर जो R है उसका क्या होगा? इस R का भी तो कुछ आएगा, बोलो। R बाई 1 प्लस आई टू द पावर n। अब अगर कोई मेरे से पूछे कि एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, तो मुझे क्या बोलना चाहिए बताओ? इन सारे का सम। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? आई थिंक C बाई 1 प्लस आई प्लस C बाई 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक? C बाई 1 प्लस आई टू द पावर n, और प्लस नहीं लास्ट वाला तो वही आएगा ना, ठीक है। तो और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? R बाई 1 प्लस आई टू द पावर n। ये R वाला टर्म थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो कि ऑड मैन आउट वाला बात है, वो अलग है थोड़ा, उसको छोड़ो। इन सारे का सोचो सर, कितना टर्म है इनमें बताओ? पक्का? ओके, फर्स्ट टर्म क्या है? C बाई 1 प्लस आई। और क्या ये फील हो रहा है कि ये सारा का सारा n टर्म अपने आप में एक GP क्रिएट करेगा? पक्का? तो इस GP का सम क्या हो जाएगा? ध्यान से, A इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फॉर्मूला होता था। तो मैं फिर से पूछ लेता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? C बाई 1 प्लस आई। व्हाट इज कॉमन रेशियो? देख लो, C बाई 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन C बाई 1 प्लस आई। तो C गया, 1 प्लस आई गया, क्या बचा? 1 बाई 1 प्लस आई। ये हो गया आपका कॉमन रेशियो। और नंबर ऑफ टर्म कितना है? ये पावर 1, ये पावर n, तो यहां से लेके यहां तक n टर्म ही होगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? पक्का? ओके, सुनना ध्यान से। तो a की जगह पर क्या आ जाएगा? C बाई 1 प्लस आई, अंदर 1 बाई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 होल्डिंग अपॉन, बोलो जोर से बोलो, 1 बाई 1 प्लस आई माइनस 1। फील आ रहा है? पक्का? सुनना फिर से, C बाई 1 प्लस आई, यहां हो जाएगा मेरे ख्याल में 1 माइनस, या रहने दें, या रहने तो छोड़ो, ऐसा करो 1 बाई 1 प्लस आई टू द पावर n, इससे ज़्यादा इजीली डिराइव हो जाएगा माइनस 1, ऐसा कर सकते हैं। नीचे वाला क्या हो गया? आई थिंक 1 माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, क्या बोलते हो? ये और ये कट गया शायद, फिर यहाँ पर 1 माइनस 1 कट गया, और ये जो माइनस साइन है ये अगर आप ऊपर लाके खिला देते हो तो ये लोग उल्टा हो जाएगा शायद। C इंटू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई टू द पावर n। सही कह रहा हूँ क्या? और ये एक R बाई 1 प्लस आई टू द पावर n छोड़ दिया था अपन ने, तो प्लस R टाइम्स ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n। ठीक है, यहाँ पर भी रहेगा प्लस R टाइम्स ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n। तो अल्टीमेटली क्या बना बताओ? वैसे एक चीज छूट रहा है वापस से, शायद आई छूट रहा है कि डिनोमिनेटर का एक अपॉन में एक आई रहेगा। सही कह रहा है ना?
अच्छा, तो फाइनली क्या हो जाएगा बताओ, c इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन अपॉन आई, और प्लस क्या बोलो सब लोग बोलो, r इंटू 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, c क्या होगा यहाँ पर, बोलो जोर से बोलो, कूपन पेमेंट। i क्या होगा, यील्ड टू मैच्योरिटी वाला रेट, यानी कि रेट ऑफ डिस्काउंटिंग, और यील्ड टू मैच्योरिटी ही आपका रेट ऑफ डिस्काउंटिंग है। r क्या होगा, रिडेम्पशन वैल्यू, और n क्या होगा, नंबर ऑफ पीरियड्स इन्वॉल्व। वापस से i और n के लिए वो जो हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली वाला लॉजिक था कि मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर रहे हैं, वो सेम टू सेम ही अप्लाई होगा। क्लियर नॉट क्लियर? एक बार 1 मिनट वेट कर रहे हैं, अच्छे से देख लो डेरिवेशन को, किसी स्टेप में अगर डाउट है तो पूछो, बाकी फिर आगे बात करेंगे। नहीं है डाउट? श्योर भव्य? ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं फिर। तो यही फॉर्मूला इसमें लिखा हुआ भी है शीट के अंदर। आगे आ जाओ, रिमार्क। रिमार्क में देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार देन आर इक्वल टू एफ, मतलब अगर एट पार पे रहेगा तो फेस वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू सेम रहेगा। आगे देखो, फेयर वैल्यू, ये परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड इक्वल टू, ये सेम फॉर्मूला कॉपी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ बस वो जो एफ है ये ठीक है, एफ भी तो ठीक ही है, अगर एट पार पे सेलिंग हो रहा है तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ के इक्वल। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, द परचेज प्राइस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड टू बी रिडीम्ड एट पार इज गिवन बाय दिस, एफ बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन। ये आई थिंक क्लियर है एकदम। पीरियोडिक इंटरेस्ट तो कुछ आएगा ही नहीं, सिर्फ क्या है कि ये फाइनल वैल्यू आएगा, वो भी एट पार अगर हो रहा है तो रिडेम्पशन वैल्यू और फेस वैल्यू सेम हो जाएगा। तो यहाँ आर की जगह कितना का पेमेंट होगा, एफ का, और एफ डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई टू द पावर एन, वही यहाँ पर लिखा होगा। नहीं आ रहा समझ, थोड़ा पूरा। तो ये वाला भी डन। अब है क्वेश्चंस। ठीक है, चलो क्वेश्चन से बिगिन करते हैं। पहला क्वेश्चन सब लोग पढ़ो और एक बार थोड़ा सा सोचो। चलो ठीक है, देखते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। ठीक है, बस वैल्यू वैल्यू रिप्लेस करना है आपको। तो पहले वाले में बताओ मेरे को किसका वैल्यू कितना दिया हुआ। फेस वैल्यू इज 1,50,000। ठीक है, आगे बोल रहा है कि मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 years, द कूपन रेट इज 12%, व्हाट शुड बी द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड टू यील्ड एन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% इफ द बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार। तो एट पार की वजह से रिडेम्पशन वैल्यू और फेस वैल्यू सेम हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1,50,000। सही कह रहे हैं। उसके बाद में ईयरली ही है सब कुछ, है ना, कंपाउंडिंग मतलब एनुअली ही होगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो यील्ड टू मैच्योरिटी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो ना, यील्ड एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एज 10%, तो ये क्या हो जाएगा 10/100 विच इज इक्वल टू 0.1। आया फील, नहीं आया फील? एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पर देखो सेकेंड लाइन में द कूपन रेट इज 12% पर एनम। इसका क्या मतलब है कि सी का जो वैल्यू है वो 12/100 इंटू 1,50,000 होगा। ये फील आया क्या? पक्का। और ये सिंस ईयरली पेमेंट है इसीलिए, अगर ये हाफ ईयरली होता तो डिवाइडेड बाय 200, अगर मान लो कि क्वार्टरली होता तो डिवाइडेड बाय 400, मंथली होता तो डिवाइडेड बाय 1200। और वो इफेक्ट सिर्फ इस पे नहीं होता, इस पे भी होता, लेकिन यहाँ पर क्या कि सब कुछ ईयरली है तो ऐसा रहेगा। अच्छा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 गया, और आई थिंक वही 180 और फिर 2 0, तो 18,000 रुपये। ठीक है, तो सी का वैल्यू कितना हो गया 18,000। नीचे लिखूँ नाउ, ये कर लो कॉपी फटाफट। करें बात, लिखो नाउ फेयर प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, C इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन अपॉन आई प्लस R इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर माइनस एन। वैल्यू अगर बिठाओगे तो शायद C की जगह पर कितना आएगा 18,000। 1 माइनस 1 प्लस आई मतलब 1.1 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस R का वैल्यू 1,50,000
और यहाँ पर 1.1 टू द पावर -6। अच्छा 1.1 टू द पावर -6 का वैल्यू दिया हुआ है शायद, ये दिया हुआ ही रहेगा, और नहीं दिया हुआ रहेगा तो फिर लॉग के हेल्प से निकालना पड़ेगा। ये कैलकुलेट करके आ जाएगा आपके पास में, पहले पार्ट से आएगा मेरे ख्याल में 78394.86 ऐसा कुछ, 78394.86 प्लस दूसरे पार्ट से आएगा वैल्यू डाल के आई थिंक 84670.95, ठीक है, और सिंप्लीफाई करके इट विल बिकम 163,065.81, 163,065.81, ठीक है, 1,63,065.81। ये हो गया इस बॉन्ड का फेयर प्राइस। देखो एप्लीकेशन आया समझ, नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा पक्का। 2 नंबर देखो, 2 नंबर में है कि बॉन्ड हैज फेस वैल्यू ऑफ 1000, मैच्योर्स इन 15 ईयर्स टू बी रिडीम्ड एट पार, बढ़िया बात है। द कूपन रेट इज 7%, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड दैट विल यील्ड एन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, ठीक है। तो बताओ किसका वैल्यू क्या है यहाँ पर, थोड़ा एक बार सोच लो। बोलो किसको किससे रिप्लेस करना चाहिए, RF तो इक्वली है शायद, तो कितना हो जाएगा 1000, फिर कितने टाइम के लिए है 15 साल के लिए, तो N का वैल्यू 15, फिर रिडीम्ड एट पार, कूपन रेट इज 7%, तो कूपन का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/100 इंटू 1000 कितना आएगा 70, सही कह रहा हूँ तो। और I यानी कि YTM यील्ड टू मैच्योरिटी वो कितना हो गया 8%, तो कितना आ जाएगा 8/100, सॉल्व करके 0.08। फील आया है सारा वैल्यू, बस फॉर्मूला में बिठा देना, बिठाओ आप लोग भी बिठाओ। क्या आएगा देखो, दिस इज इक्वल टू कूपन इज ऑफ 70, 1 माइनस 1.08 टू द पावर -15 अपॉन 0.08 प्लस 1000 इंटू 1.08 टू द पावर आई थिंक -15। सही कह रहा हूँ क्या, देखो एक बार, हाँ मिला लो, राइट है, हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा वैल्यू लिखो फिर, फर्स्ट हाफ से आएगा शायद 599.2 और सेकेंड हाफ से आएगा शायद 315.2, दिस इज इक्वल टू 914.40। इसमें भी इसका वैल्यू तो शायद दिया हुआ ही है 1 पॉइंट, ये नहीं दिया हुआ क्या, लिख लो और क्या, लिख लो 1.08 टू द पावर -15, 1.08 टू द पावर -15 इज इक्वल टू 0.3152, 0.3152, ठीक है। 3 नंबर का देखो, करें, चलो 3 से मैं लिखता नहीं हूँ, बस ऐसे डिक्टेट कर दूंगा, आप लोग देखते रहना। 3 में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ ₹15,000 बॉन्ड, ये क्या है 15,000 फेस वैल्यू, रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स, मतलब 12 साल के बाद रिडीम होगा, एट ₹30,000 and paying coupon rate of 6% per annum if the investor wishes the yield rate of 8% per annum। ये क्या है 30,000 R है, और F क्या है आपका 15,000, ठीक है। लिखो here F equal to 15,000, R equal to
कितना 30,000, थोड़ा लिख भी देता हूँ, कुछ अलग हो रहा है इसमें। एफ कितना बता रहे थे 15,000 और आर कितना बता रहे थे 30,000, ठीक है। कूपन पेमेंट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल रहा है आप 6% ना, 6% के हिसाब से, और 6% किस पे, एफ पे कि आर पे, एफ पे, तो 6/100 इंटू 15,000, 2 0 गया 90 और 900 ना, सही कह रहे हैं। तो आई कितना हो जाएगा 8/100 इक्वल टू 0.08 और एन कितना हो जाएगा 12, लिख लो, डन। फॉर्मूला बिठाओ, बिठा दिए। फॉर्मूला का एक्सप्रेशन एक बार मेरे को पढ़ के बताओ क्या बना आप लोगों का, 900 इंटू 1 माइनस 1.08 टू द पावर -12 अपॉन 0.08 प्लस 30,000 इंटू 1.08 टू द पावर -12, सही कह रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करके आएगा 6782.48 और सेकेंड पार्ट से आएगा 11,913.39, दिस इज इक्वल टू 18,695.87, 18,695.87, फुल स्टॉप। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है, समझ आया। 4 नंबर पे आ जाओ, पढ़ो। Find the purchase price of a bond having face value इतना, redeemable at the end of 8 years at 180 and paying coupon rate 8% per annum if the effective yield rate is to be 9% per annum, ठीक है। ये क्या है at 180, मतलब 180% मिलेगा ऑफ फेस वैल्यू एट रिडेम्पशन। तो लिखो f इक्वल टू कितना, देखो बोलो तो ही सीखोगे, बताओ 35,000, f इक्वल टू 35,000, r इक्वल टू 180/100 इंटू 35,000, कितना आ जाएगा 63,000, ठीक है। फिर r के बाद में क्या है i कितना हो जाएगा 0.09, i इज इक्वल टू 9/100 दैट इज 0.09। फिर n कितना होगा, गलत बोल दिया क्या, होगा तो 9 ही, वो वैल्यू गलत दिया होगा, ठीक है, देख लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बताओ कूपन रेट, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/100 इंटू 35,000, 8/100 इंटू 35,000 कितना आ रहा है 2800, हाँ सही है, c इक्वल टू 2800 आएगा। डन, यहाँ तक बिठा फॉर्मूला में, हो गया। एक बार पढ़ के बताओ क्या है एक्सप्रेशन आपका, धीरे धीरे बताना, ठीक है, ताकि मैं मैच कर पाऊँ। बोलो 2800 इंटू 1 माइनस 1.09 टू द पावर माइनस, हम कौन सा कर रहे हैं, तो 4 में -8, अच्छा ठीक है, साल तो 8 ही है ना, ठीक है ठीक है, पावर -8 अपॉन 0.09 प्लस 63,000 इंटू 1.09 टू द पावर -8, वैल्यू फिर ठीक ही दिया हुआ है, मतलब जिसका दिया हुआ ही, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन आएगा आपका 15497.0 प्लस 31,617.57, 31,617.57, सॉल्व करके इट विल बी 47,115.07। क्लियर है, बताओ कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या 57 डेसिमल पार्ट में बोल रहे हो,
मैंने क्या क्या बोला बताओ एक बार। 154.97 पॉइंट, उसको 50 कर लो, समझिए क्यों गड़बड़ हो रहा है। 0.50 प्लस 31617.57, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 15497.50 प्लस 31617.57, अब सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 5 नंबर पे, हो गया पढ़ना? आओ साथ में पढ़ते हैं एक बार। अ बॉन्ड हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹62,000 एंड कूपन रेट ऑफ 5% टू बी पेड सेमी एनुअली। इसमें थोड़ा ये सेमी एनुअली अंडरलाइन करो, मतलब अब थोड़ा सा आई और एन के साथ में छेड़खानी होगा, ठीक है। इज रिडीमेबल एट पार इन 5 ईयर्स। एट पार का मतलब F इज इक्वल टू आर हो जाएगा। आगे देखो, फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इफ द इफेक्टिव यील्ड रेट इज टू बी 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। F का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए F इक्वल टू 62,000। एट पार में बात चल रहा है तो R भी वही रहेगा, R इक्वल टू 62,000, R इक्वल टू 62,000। नेक्स्ट क्या है, I क्या हो जाएगा, 6/200, लिखिए 6/200, तो कितना आएगा 0.03। नेक्स्ट है I के बाद में N इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 2, क्योंकि हाफ ईयरली काम चल रहा है तो 5 × 2 10। नेक्स्ट है C, कूपन रेट या कूपन पेमेंट शायद, तो कूपन पेमेंट क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ थोड़ा कैच है, देखो 5% पर एनम है, मतलब एक साल में उसको 5/100 × 62,000 मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे सारा काम चलेगा कैसे, आधे साल में, तो 6 महीने में कितना मिलेगा उसका आधा, बात आ रहा है समझ। तो ये क्या हो जाएगा 5/100 नहीं लेके क्या ले लेंगे हम लोग 200, तो लिखो C इक्वल टू 5/200 इंटू कितना 62,000, तो काटो बताओ कितना आ रहा है 1,550, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा पूरा। अब सारा वैल्यू आपके पास है, फॉर्मूला में बैठाओ, हो गया। बताओ तो एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, धीरे धीरे बताना। 1,550 इंटू 1 - 1.03 टू द पावर -10 अपॉन 0.03 प्लस 62,000 इंटू 1.03 होल टू द पावर -10, ठीक है। फर्स्ट पार्ट से सॉल्व करके आएगा 13,222.02 प्लस 46133.58 और जोड़ के हो जाएगा ये वाला 59,59,355.60, ठीक है। ये हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट आ जाओ नंबर 6, करें सेम ही है, खाली हाफ ईयरली की जगह क्या हो गया इसमें क्वार्टरली, तो लिखो पहले तो लिखो F इक्वल टू R इक्वल टू 56,000, ये समझ में आ रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि एट पार चलेगा सब कुछ। फिर आगे है I कितना हो जाएगा, इफेक्टिव यील्ड रेट इज 9%, तो 9 अपॉन कितना होना चाहिए 400, लिखो 9/400, दिस इज इक्वल टू 0.0225, ठीक है। ये हो गया आपका I के बाद क्या आएगा N का वैल्यू कितना होगा, ये 6 साल है वैसे तो, लेकिन सारा कार्यक्रम कैसे चल रहा है क्वार्टरली, तो N का वैल्यू हो जाएगा 6 × 4, तो लिखो N इज इक्वल टू 6 × 4 24, और लास्ट बच गया हम लोग का C, कूपन पेमेंट। तो कूपन पेमेंट का ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताओ 7%, लेकिन हम लोग को कैसा इंटरेस्ट चाहिए क्वार्टरली, तो क्या हो जाएगा 7/400, देखो C इक्वल टू 7/400 इंटू 56,000 कितना आ रहा है 980, ठीक है। सारा वैल्यू बिठा दो फॉर्मूला में वापस, डन। एक्सप्रेशन एक बार पढ़ के बताओ,
धीरे धीरे 980 इंटू 1 माइनस 1.0225 टू द पावर -24 अपॉन 0.0225 प्लस 56,000 इंटू 1.0225 टू द पावर -24। बढ़िया, आंसर लिखो इसका 18021.11, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, प्लस 32830 ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। सॉल्व करके आ जाएगा 50851.11। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7 हो गया। 7 अलग है कि सेम ही है? मतलब है तो सेम ही, बस थोड़ा सा क्या है कि पूछ लिया कुछ और इसमें। ठीक है, जनरली हम लोग को पूछा रहता था फेयर प्राइस, इसमें फेयर प्राइस बता के क्या पूछा हुआ है, कूपन रेट पूछा हुआ है। ठीक है, ओके, तो लिखो सबसे पहले एफ कितना है 1000 और एट पार है तो आर भी वही हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू आर इक्वल टू 1000, एफ इक्वल टू आर इक्वल टू 1000। नेक्स्ट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% बोला हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं रुक जाओ, सॉरी मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा था। ठीक है, प्राइस टू यील्ड 6% पर एनम, तो क्या हो जाएगा 6/100, अच्छा सेमी एनुअली है सॉरी, तो 6/200 कितना आ जाएगा 0.03। फिर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 2 विच इज इक्वल टू 10, और c इक्वल टू क्या रहेगा, कूपन रेट तो नहीं पता, तो एक बार के लिए मान लो कि कूपन रेट r% है, r% पर एनम, क्या बोल रहा हूँ r% पर एनम, तो कूपन वैल्यू कितना हो जाएगा, c इक्वल टू क्या होगा r/200, लिखो c इक्वल टू r/200 इंटू कितना 1000, कॉमा दे के लिखना r% पर एनम इज कूपन रेट, r% पर एनम इज कूपन रेट। ये समझ में आया, ये अपन ने एज्यूम कर लिया कि ईयरली कूपन रेट कितना है r%, तो सिंप्लीफाई करके c का वैल्यू कितना आ रहा 5r। अब सारी चीज को फॉर्मूला में बिठाओ, और एक और चीज लिख लो, फेयर प्राइस इक्वल टू दिया हुआ ना कितना 1200, फेयर प्राइस इक्वल टू 1200। अब बिठा फॉर्मूला में सबको, आया, पढ़ के बताओ तो क्या है, 1200 इज इक्वल टू 5r टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1.03 होल टू द पावर -10 अपॉन 0.03 प्लस 1000 इंटू 1.03 टू द पावर -10। ओके, अब लिखो धीरे धीरे, लिखो दिस एम्प्लाइज 1200 इक्वल टू 5r इंटू ब्रैकेट के अंदर 0.2559 अपॉन 0.03 ब्रैकेट क्लोज प्लस अलग से 744.10, ये इस पार्ट का वैल्यू है, हाँ क्योंकि इस पार्ट में अननोन तो है नहीं। दिस एम्प्लाइज 5r इज इक्वल टू 455.9 इंटू 0.03 होल थिंग अपॉन 0.2559। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया कि ये वाला वैल्यू उधर गया और फिर जो नीचे ऊपर था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 5r का वैल्यू आपको मिल गया। दिस एम्प्लाइज लिखूं r इक्वल टू 10.69%, 10.69%। आया समझ, नहीं आया समझ, ये क्या निकला हम लोग के कूपन रेट, ईयरली कूपन रेट। ठीक है, क्लियर है ना, पक्का, बढ़िया। आइए एग्जाम्पल नंबर 8 पे, अ जीरो कूपन बॉन्ड हैज फेस वैल्यू ऑफ इतना एंड विल मैच्योर इन 30 years एट पार, मतलब फेस वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू सेम रहेगा। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इतना, मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड आफ्टर, नहीं मैं कुछ गड़बड़ पढ़ रहा हूँ,
फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड इफ द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11% पर एनम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये पार्ट हट जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट रहेगा, सही कह रहा हूँ शायद, और एट पार अगर हो रहा है तो आर का और एफ का वैल्यू सेम रहेगा। तो लिखूं हियर आर इक्वल टू एफ इक्वल टू कितना 35,000। नीचे लिखो फेयर प्राइस इक्वल टू वैसे ऊपर मैं एक चीज मिस कर गया, आई लिख लो, आई तो है ही अवेलेबल। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 11%, तो 11/100 कितना आ जाएगा 0.11। तो लिखो फेयर प्राइस इक्वल टू, ये लिखो सिर्फ आर इंटू 1 + i होल टू द पावर -n। अच्छा n भी लिख सकते हैं हम लोग ऊपर, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब लिखो मतलब वैल्यू बिठाओ, फेयर प्राइस इक्वल टू आई थिंक 35,000 इंटू 1.11 टू द पावर 30, सही कह रहा हूँ क्या, सॉरी -30, 1.11 टू द पावर -30। ठीक है, दिस इज इक्वल टू लिखो 35,000 डिवाइडेड बाय 1.11 टू द पावर 30, ऐसा लिख सकते हैं क्या, -30 को अगर डिनोमिनेटर में ले आओगे तो यही हो जाएगा। अब वो वैल्यू यूज कर लो जो दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 22.892। सो दिस इज इक्वल टू, सॉल्व करके आ जाएगा आप लोग के पास में, लिखो 1528.92 ये होगा फेयर प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 9 करें। ठीक है, इसमें एक ही कैच है बस, वो आ गया समझ, तो आ गया समझ। फिर लिखो अ जीरो कूपन बॉन्ड हैज फेस वैल्यू ऑफ ₹8,000 और विल मैच्योर इन 25 ईयर्स एट पार। तो एफ और आर का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, लिखो आर इक्वल टू एफ इक्वल टू 8,000, आर इक्वल टू एफ इक्वल टू 8,000। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.12। ओके, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड आफ्टर 10 ईयर्स। तो आफ्टर 10 ईयर्स आप एक चीज सोचो, मतलब परचेज प्राइस का आइडिया क्या है, फ्यूचर में आने वाले कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालना, और जो भी फ्यूचर के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू होगा वही हो गया आपके लिए क्या फेयर प्राइस। क्लियर है, तो आप अगर इस बॉन्ड का वैल्यूएशन 10 साल के बाद लगाना चाहते हो तो और कितना साल बचा हुआ है मैच्योरिटी में, 15 साल। तो आप जो फ्यूचर का कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे उसमें n कितना यूज करोगे 15। तो बस वही आइडिया है इसमें कि n को 25 नहीं यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे हम, नहीं आया समझो। ठीक है, मैं एक बार और कह देता हूँ, परचेज प्राइस या फेयर प्राइस निकालते समय जनरली हम क्या करते हैं, आइडिया क्या रहता है, आइडिया तो यही है ना कि फ्यूचर में आने वाला कैश फ्लो का क्या निकालना है हमको, प्रेजेंट वैल्यू, और सारा कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। सॉरी, जीरो कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट तो कुछ आना है नहीं, जो आएगा सीधा कब आएगा, रिडेम्पशन पे। ठीक है ना, तो अब अगर ये चीज 25 साल के बाद में मैच्योर होने वाला था, जिसमें से ऑलरेडी 10 साल पार हो गया है, तो मैच्योर होने के लिए और कितना टाइम बचा हुआ है 15 साल, और फ्यूचर में सिर्फ एक ही कैश फ्लो आएगा, क्या, रिडेम्पशन वैल्यू। ठीक है, तो उस रिडेम्पशन वैल्यू का जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहेंगे, ठीक है ना, शुरुआत से 10 साल के बाद, तो उस टाइम पर कितना पीरियड बचा हुआ रहेगा, तो 15 पीरियड को ही यूज करेंगे ना हम फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, फ्यूचर नहीं सॉरी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। नहीं आ रहा समझ, तो जनरली इसको पढ़ के क्या लगेगा कि n का वैल्यू हमको क्या यूज करना चाहिए 25, बाकी असली में n का वैल्यू क्या यूज करना चाहिए 15, जितना टाइम बचा हुआ है वो। क्योंकि फेयर प्राइस का आइडिया ये है कि फ्यूचर में आने वाले कैश फ्लो का क्या निकालना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू। इसका जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे 10 साल पार करके, तो उस टाइम पर n कितना यूज करना होगा आपको 15। तो बस वही आइडिया है। ठीक है, लिखो हियर r इक्वल टू एफ इक्वल टू 8,000 तो लिख लिया शायद, i इक्वल टू कितना लिखें 0.12 और n इक्वल टू लिखूं 15। मैं एक बार और पूछ लेता हूँ, 15 का आइडिया क्लियर है कि नहीं क्लियर, थोड़ा पूरा क्या आइडिया है 15 का, जितना बचा हुआ है, क्योंकि हमको फ्यूचर में आने वाला पैसा का क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर में आने वाला है रिडेम्पशन वैल्यू, और उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पीरियड कितना बचा हुआ है 15, तो जितना पीरियड बचा हुआ वही n का वैल्यू यूज करेंगे। नहीं आ रहा समझ, डन ना।
तो बिठाओ, फेयर प्राइस इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन। सो ये क्या हो जाएगा 8000 इंटू 1.12 टू द पावर कितना -15। दिस इज इक्वल टू लिख लो 8000 अपॉन 1.12 टू द पावर कितना आ जाएगा 15। आगे बढ़ो 8000 डिवाइडेड बाय कितना 5.4735। सॉल्व करके कितना आ जाएगा 14, हाँ लिख लो, दिस इज इक्वल टू 1461.59 1461.59। ये हो गया आपका फेयर प्राइस। क्लियर है? अब कुछ 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। ये तो ऐसा हो गया, बाकी 1-2 और लिखूं, इजी है ये भी। पहला लिखो, a bond that matures in 5 years has coupon rate of 10%, per annum and has face value of rupees 10,000 full stop. Find the fair price of the bond if the yield to maturity YTM is 8%। अच्छा, एट पार या डिस्काउंट या प्रीमियम का कोई बात तो बोला नहीं है, तो इस टाइप के सिचुएशन में एट पार ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो लिखो हियर आर इक्वल टू एफ इक्वल टू कितना 10,000, आई इक्वल टू 8/100 0.08, ठीक है। फिर एन इज इक्वल टू कितना, ईयरली ही है सब कुछ, तो एन इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूपन कितना है 10% ना, और 10% ऑफ फेस वैल्यू, तो 10/100 इंटू 10,000 कितना आ जाएगा 1000। फॉर्मूला बिठाओ इसको, फेयर प्राइस इक्वल टू क्या 1000 इंटू 1 माइनस 1.08 टू द पावर -5 होल थिंग डिवाइडेड बाय 0.08 ब्रैकेट क्लोज प्लस 10,000 इंटू 1.08 टू द पावर -5, ठीक है। क्वेश्चन में ही एक चीज़ लिख लो कि 1.08 टू द पावर -5 1.08 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 0.6808 ये दिया हुआ रहेगा। तो वैल्यू बिठा के जब कैलकुलेट करोगे तो लिखो दिस इज इक्वल टू आएगा आपके पास में 3990 फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट का आंसर आएगा 3990 प्लस 6808 ये सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा, और सॉल्व करने पे इट विल बी 10798, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bond has face value of rupees 1000 comma matures in 4 years full stop. Coupon rate is 4% per annum full stop. The bond makes annual coupon payments. The bond makes annual coupon payments full stop. If the yield to maturity is 4%, find fair value of the bond.
फाइंड फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, अगेन वन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपली फॉर्मूला एप्लीकेशन का क्वेश्चन। ठीक है, लिखूं एफ क्या हो जाएगा, आर भी वही रहेगा, कुछ बोला नहीं तो एट पारी मान के चलेंगे। फिर आई क्या हो जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी, 0.04। ठीक है, फिर उसके बाद में एन क्या हो जाएगा 4, फिर उसके बाद में सी इक्वल टू 4/100 यानी कि 4% ऑफ फेस वैल्यू 1000, तो कितना आ रहा है 40। लिखो अब ना फेयर प्राइस इक्वल टू, बिठा दो वैल्यू, डन। क्वेश्चन में एक चीज अटैच करूं, 1.04 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 0.8551। ठीक है, और इसमें इस पार्ट का आंसर आएगा आई थिंक 144, इस पार्ट का 144.90 प्लस दूसरे पार्ट का 855.10, दिस इज इक्वल टू 1000। ठीक है, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, अ बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ₹1000, a bond of face value ₹1000 has coupon rate of 6%, has coupon rate of 6% per annum with interest paid semi-annually and matures in 5 years, full stop. If the bond is priced to yield 8% per annum, if the bond is priced to yield 8% per annum, find the value of the bond, ठीक है, बताओ सारा चीज। F क्या हो जाएगा 1000 और R भी सेम ही रहेगा, F इक्वल टू R इक्वल टू 1000। नेक्स्ट क्या है I क्या हो जाएगा 8/200, दिस इज इक्वल टू 0.04, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट N इक्वल टू 5 × 2, 5 साल है और हाफ ईयरली है तो N × 2 मतलब 5 × 2, N इक्वल टू 5 × 2 10। फिर कूपन पेमेंट वो कितना हो जाएगा 6% है एनुअली तो हाफ ईयरली 6/200 इंटू फेस वैल्यू इज 1000, सो 6/200 इंटू 1000 इक्वल टू कितना आ रहा है 30। परफेक्ट। क्वेश्चन में एक चीज़ अटैच कर लूँ कि 1.04 टू द पावर -10 इज इक्वल टू 0.6761। ठीक है, अब फॉर्मूला बिठाओ सबको, डन। पढ़ के बताओ क्या आ रहा है एक्सप्रेशन, 30 × 1 - 1.04 टू द पावर -10 अपॉन 0.04 प्लस 1000 × 1.04 टू द पावर -10। बड़े वाले पार्ट का आंसर आएगा 242.93 प्लस 676.10, दिस इज इक्वल टू 919.03। ठीक है, अब नीचे लिखो एक नोट में लिखो इफ स्मॉल i लेस देन स्मॉल r, देन present value greater than face value, ऐसे लिख लो आप लोग, ज़्यादा इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा कि PV ग्रेटर देन FV, और यहाँ फुल फॉर्म लिख लो, PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू और FV मतलब फेस वैल्यू। ठीक है,
अच्छा, I क्या है? यील्ड टू मैच्योरिटी, और R क्या है? कूपन रेट। ये भी मेंशन कर दो, I पे गोल करके ऊपर मिला के लिख दो, या नीचे लिख लो, कोई बात नहीं। I इज इक्वल टू YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी, एंड स्मॉल r इक्वल टू कूपन रेट, स्मॉल r इक्वल टू कूपन रेट। और ये जो भी मैं नोट लिखा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? बॉन्ड्स के लिए, मतलब इसको कहीं और सोचने मत लग जाना, ठीक है। तो पहला मैंने क्या लिखा है? सॉरी, इफ यील्ड टू मैच्योरिटी इज लेस देन कूपन रेट, तो फाइनली हम क्या कंक्लूड करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। नेक्स्ट लिखो, इफ I इक्वल टू R, if I equal to R, then PV equal to FB, present value is equal to face value. And third, if I क्या हो जाएगा इस पर? Greater than R, then PV less than FB, ठीक है। इसको महसूस कर सकते हो, जो प्रीवियस 3 एग्जाम्पल अपन ने करा उसका पहला एग्जाम्पल देखो, जिनका क्वेश्चंस मैंने लिखवाया आप लोग को वो सारे में, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में I कितना था? 8% और R कितना था? 10%। तो I और R में क्या रिलेशनशिप था? I वाज लेस देन R, और प्रेजेंट फेस वैल्यू कितना था आपका? 10,000, और प्रेजेंट वैल्यू कितना आया था? 10,000 से ज्यादा। रिलेशनशिप को वैलिड कर रही नहीं आ रहा समझ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में I और R क्या था? सेम। तो उस केस में क्या हो रहा था? प्रेजेंट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम आ रहा था, नहीं आया समझो। और थर्ड वाला क्या है? उसमें देखो क्या हो गया? I इज ग्रेटर देन R, तो उस केस में प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया? लेस देन फेस वैल्यू। ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये आप लोग को याद रखना है। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट लिखो, फॉर्मूला फॉर YTM, फॉर्मूला फॉर YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। एक ऐसी फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन करना संभव नहीं है अभी, ठीक है। बस फॉर्मूला आपको जानना है। अगर इस क्वेश्चन के बेसिस पे कोई डेटा आपको दिया जाता है तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप YTM निकाल सकते हैं, ठीक है। लिखिए, अप्रॉक्स YTM इज इक्वल टू, थोड़ा बड़ा सा है, लिख लो देख के, YTM इज इक्वल टू कूपन पेमेंट प्लस फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू अपॉन n, होल थिंग डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू अपॉन 2। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में ऐसे लिख लो, C प्लस FV माइनस PV अपॉन n डिवाइडेड बाय FV प्लस PV अपॉन 2। ये फॉर्मूला कुछ बुक्स में दिया हुआ, कुछ में नहीं दिया हुआ, बट चलो रिस्क नहीं लेते, मतलब फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, लिखो, अ बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू 1000, a bond of face value 1000 has coupon rate 10%, per annum, paid semi-annually, has coupon rate of 10% per annum paid semi-annually, and matures in 4 years, and matures in 4 years, full stop. If the present value of the bond, is 1140, then find
YTM, then find YTM, yield to maturity, ठीक है, then find YTM यानी कि yield to maturity। चलो एक एक करके सोचते हैं कि किसका वैल्यू कितना दिया हो, ठीक है। फॉर्मूला में हम लोग को क्या क्या चाहिए देखो, C चाहिए यानी कि कूपन पेमेंट, FV मतलब फेस वैल्यू, PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू, N मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स, फिर से FV फेस वैल्यू, PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर फेस वैल्यू कितना है 1000, F इक्वल टू 1000, फिर कूपन रेट कितना है 10%, तो कूपन वैल्यू कितना हो जाएगा C इक्वल टू 10 बाई, वैसे तो 100 होना चाहिए था लेकिन सेमी एनुअली है तो बोल के बाई 200 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ 10 बाई 200 इंटू 1000 कितना बता रहे हो 50 रुपये, करेक्ट। फिर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, होना 4 ही चाहिए था लेकिन फिर क्या है कि हाफ ईयरली है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 2 दैट इज 8, तो n विल बी इक्वल टू 4 इंटू 2 दैट इज 8। आई थिंक सारा आ गया। प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1140, ठीक है। तो PV इक्वल टू 1140 बिठा दो फॉर्मूला में, इट विल बी 50 C के जगह पर प्लस फेस वैल्यू है 1000 माइनस 1140 डिवाइडेड बाई 8 एंड होल थिंग डिवाइडेड बाई, अच्छा रुक जाए यहाँ गड़बड़ है थोड़ा, C के नीचे n नहीं है, मैं एक्सप्रेशन यहाँ लिख देता हूँ। C का वैल्यू कितना 50 प्लस 1000 माइनस 1140 अपॉन 8 सिर्फ इस पार्ट में होगा डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 1140 अपॉन 2, ऐसा कुछ होगा। आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ, फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देख लो, ठीक है। ये n कूपन पेमेंट के नीचे नहीं है, वैल्यू इसका लिख लो, इट विल बी 50 माइनस 17.5 अपॉन 1070, 50 माइनस 17.5 अपॉन 1070, ये माइनस कैसे हो वो समझ में आ रहा होगा शायद, 1000 माइनस ये करोगे तो नेगेटिव हो जाएगी, ये बड़ा है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे इट विल बिकम 0.0304, ठीक है। तो नीचे लिखो अप्रॉक्स YTM इज इक्वल टू 0.0304 इंटू 100 मतलब जो भी ये डेसिमल में आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा इंटू 100। सो दिस इज इक्वल टू कितना 3%, मतलब 3.04, ये अप्रॉक्सीमेटली 3% ही मान के चलो, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो अप्रॉक्स। अच्छा वैसे ये जो आया है YTM ये कौन सा आया है सेमी एनुअली, ये सारा ट्रांजेक्शन जो आपने हैंडल किया वो कैसे किया हाफ ईयरली, ये सेमी एनुअली, तो ये सेमी एनुअली रेट है। ईयरली रेट अगर चाहिए तो क्या होगा इसका डबल, ठीक है। तो लिखो अप्रॉक्स, ऊपर वाला जहाँ लिखा है ना अप्रॉक्स YTM ब्रैकेट में लिख दो हाफ ईयरली, ताकि मतलब डाउट नहीं रहे आप लोगों को। अप्रॉक्स YTM जो ऊपर निकाला अपन ने वो हाफ ईयरली है, और नीचे लिखो अप्रॉक्स YTM ब्रैकेट में लिखो ईयरली या एनुअली जो भी बोलो, इज इक्वल टू 2 इंटू 3%, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 6%, और ब्रैकेट में लिखो अप्रॉक्स, ठीक है। समझ आया ये वाला। तो यहाँ पर आप लोग का प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच खत्म। अब बचा हुआ क्या आप लोग का रिलेटिव प्राइस अप्रोच, रुक जाओ उसको भी खत्म ही कर लेते हैं। उस पर एक्चुअली क्या क्वेश्चंस नहीं है, उसका बस थ्योरी जानना है आपको, और वो भी सिर्फ ये एक पैरा है, ठीक है। रिलेटिव प्राइस अप्रोच पे देयर इज नो क्वेश्चन, सिर्फ थ्योरी आपको पता होना चाहिए। तो ये पैरा पहले एक बार पढ़ लो। सब लोग तैयार हैं? कॉपी में एक बार पहले लिख लो, हेडिंग तो लिखो, रिलेटिव प्राइस अप्रोच, रिलेटिव प्राइस अप्रोच, ठीक है। एक बार मेरे तरफ देखो, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर पैरा रीड कर लेना, खत्म, ठीक है। रिलेटिव प्राइस अप्रोच में क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच तो समझ में आया कि फ्यूचर का जितना भी कैश फ्लोज जनरेट होने वाला है सबका क्या कैलकुलेट करना है हमको, प्रेजेंट वैल्यू, और उन सारे प्रेजेंट वैल्यू का जो सम होगा वो हो जाएगा हम लोग के लिए फेयर प्राइस। एनीथिंग बिलो दैट और इक्वल टू दैट इज गुड एंड एनीथिंग अबव दैट इज लॉस, सही है। रिलेटिव प्राइस अप्रोच में क्या होता है कि आपको जो भी बॉन्ड ऑफर किया जा रहा है, ये बॉन्ड का मान लो कि जो मैच्योरिटी पीरियड,
या जो पीरियोडिक पेमेंट डिसाइड किया गया है उसको देखते हुए मार्केट में ऑलरेडी चल रहा उस टाइप के बॉन्ड को नोटिस किया जाता है। थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आपको जब कभी भी कोई एक बॉन्ड दिया जाएगा तो 3-4 चीज़ तो शुरू में बताया जाएगा कि पीरियोडिक पेमेंट कितना मिलने वाला है, मैच्योरिटी कितने साल के बाद होगा, ठीक है, और फेस वैल्यू कितना है। ये 3 चीज़ तो दिखा देगा आपको। इन 3 को देखने के बाद मार्केट में ढूंढा जाता है कि क्या ऐसा सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब जिसका फिगर्स भी मैच करे, वैसा ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग बॉन्ड है क्या, ठीक है। और जनरली जो बहुत स्टेबल बॉन्ड है उसको देखा जाता है और देखा जाता है कि उसका परचेज प्राइस मार्केट में भी क्या चल रहा है। बात आया समझ? और उसको देख के इसका प्राइस एक तरीके से डिसाइड किया जाता है। इसमें बस 2 कैच है कि ये जो पीरियोडिक पेमेंट नंबर ऑफ पीरियड्स फॉर मैच्योरिटी, ठीक है, एंड फेस वैल्यू डिसाइड करेगा एग्जैक्टली सेम फिगर्स वाला हम एक और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड को देखेंगे। बात आ रहा है समझ? और नियम से होना क्या चाहिए था कि इसका दाम उसका दाम सेम होना चाहिए था। लेकिन फिर एक लास्ट फैक्टर इसमें एड ऑन होता है, वो है क्रेडिबिलिटी का फैक्टर, कि हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो तो बहुत ही स्टेबल, बहुत ही क्रेडिबल कंपनी है, मान लो कि गवर्नमेंट बॉन्ड है। बात आया समझ? इसका क्रेडिबिलिटी उतना हो भी सकता है और उतना नहीं भी हो सकता है। तो आपने जैसे सुना भी होगा, मूडीज का नाम सुना है? नहीं, मूडीज MOODYS, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बॉन्ड का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मतलब कोई भी वर्ल्ड का जितना भी मान लो कंट्री वंट्री है, इनफैक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स को भी यही लोग रेटिंग्स देता है कि इस कंट्री का गवर्नमेंट बॉन्ड बढ़िया है, इसका नहीं है बढ़िया। अब मान लो कि जैसे इंडिया का गवर्नमेंट बॉन्ड है कोई और कोई पाकिस्तान का गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो कोई भी जो फॉरेन का इन्वेस्टर होगा, मान लो कि सिंगापुर में या मलेशिया में कहीं पर कोई बैठा हुआ है, वो किसका बॉन्ड खरीदना पसंद करेगा? इंडिया का ऑब्वियसली, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश भी हो सकता है क्योंकि बांग्लादेश का इकोनॉमी बूमिंग है। बात समझ में आ रहा है? तो वहां पर फिर खेल आता है कि इसका ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो मान लो कि जिस बॉन्ड को आप रिलीज करने वाले इसको कुछ क्रेडिट देगा, और ये अगर मार्केट में जिस एग्जिस्टिंग बॉन्ड से आप कंपेयर कर रहे थे उससे ज्यादा अच्छा क्रेडिट का है तो इसका प्राइस उससे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, और यदि ये उससे खराब क्रेडिट का है तो उतना होना चाहिए था नियम से, लेकिन क्रेडिट खराब होने की वजह से थोड़ा प्राइस कम कर दिया जाएगा। ये है अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव प्राइस अप्रोच का। बात आया समझ? बाकी एक पैरा है, पढ़ लो, देखो। द रिलेटिव प्राइस अप्रोच ऑफ डिटरमाइनिंग द परचेज प्राइस ऑफ बॉन्ड फोकसेस ऑन डिटरमाइनिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आगे देखो, इन दिस अप्रोच द बॉन्ड इज प्राइस रिलेटिव टू यील्ड टू मैच्योरिटी of some benchmark or standard bond usually issued by some government agency। मतलब सेम टर्म्स एंड कंडीशंस का गवर्नमेंट एजेंसी वाला जो बॉन्ड है उसका क्या हिसाब किताब है, उसके हिसाब से इसका प्राइस होना चाहिए। आगे देखो, विच इज ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी और ड्यूरेशन। आगे बोल रहे हैं, देन टू द बेंचमार्क वी ऐड रिस्क प्रीमियम डिपेंडिंग ऑन क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इशुअर ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पर बहुत सारा टेक्निकल टर्म है, मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में बताया आपको, ठीक है, कि आपको जिस पीरियोडिक पेमेंट, जिस मैच्योरिटी डेट और जिस YTM के साथ में आप बॉन्ड रिलीज करना चाहते हो, ठीक है, वैसा सेम कंडीशंस वाला एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भरोसेमंद बॉन्ड को देखा जाएगा। जो उसका प्राइस है वही इसका प्राइस होना चाहिए था, लेकिन क्रेडिबिलिटी देखेंगे। अगर क्रेडिबिलिटी आपका उससे भी ज़्यादा हाई है तो प्राइस उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और क्रेडिबिलिटी उससे यदि आपका कम है तो आपका प्राइस कम हो जाएगा। यही है रिलेटिव प्राइस अप्रोच। तो ये थ्योरी आपको याद रखना है, इसके बेसिस पे कोई भी सवाल नहीं है। तो बॉन्ड वैल्यूएशन आप लोग का यहाँ पर आके हो गया खत्म, ठीक है। चलो फिर तब आज के लिए इतना ही।